अब जो हम दूसरा कार्ड देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो है रोड साइड स्टॉल्स एंड स्वीट मीट शॉप्स। आजकल जब हम लोग जाते हैं तो सब जगह पर, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी इतनी दौड़ भाग वाली हो गई है कि वहाँ पर हमको शायद बहुत समय कम मिल पाता है अपने घरों में खाने का, या कई बार हमें भूख भी लगती है। ऐसी स्थिति सब लगभग हम लोगों को रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के पास बहुत ज़्यादा मिलती है कि वहाँ पर हम लोग इस तरीके की जो रोड साइड हमारे पास बहुत सारी दुकानें रहती हैं, उनको हम लोग देखते हैं, जो फूड वेंडर्स होते हैं। तो समृद्धि, आप बताइए कि क्या आपने कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस की है जहां पर कि आपको रोड साइड पर जो ठेलियां लगी रहती है, लेमन लैंग्वेज में हम ठेलियां कहते हैं खाने की, वहां पर आपको कभी आपने देखा होगा, तो आपको वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम आपने देखी है या किन कारणों से ये प्रॉब्लम होती है, किन कारणों से लगती है? समृद्धि। जैसे कभी भी मार्केट जाते हैं तो जी। हम क्या देखते हैं, जो स्टॉल्स ऐसे लगे होते हैं वो रोड के बिल्कुल साइड में लगे रहते हैं। तो जिससे क्या होता है, जब भी गाड़ियाँ चलती है उससे मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत बार खाने में चिपक जाती है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, धूल मिट्टी वो बिल्कुल। सारा हमारे खाने में लग जाता है। तो अगर ऐसा खाना कोई इंसान खाए तो ऑब्वियस सी बात है, उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत डैमेज हो सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो ये होगा कि वो, मतलब अगर इसका हम सोल्यूशन निकालें तो ये कर सकते हैं कि वो दुकानें थोड़ा अंदर को रखें कि ये गंदगी उनके अंदर ना जा पाए, या कुछ भी हम और एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, कारण क्या होंगे कि ये दुकानें वहां पर लग ही जाती हैं? ये भी ताकि लोगों को दिखे, जो रोड पे जाते हैं बहुत बिल्कुल सुंदर उनकी नज़र पड़े, पड़ जाए। ताकि वो सब आए। अब जैसे हम टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, तो हम ऐसी चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं कि हम ऐसी फालतू चीज़ें ज़्यादा खाएं। फास्ट फूड हाँ जी, वगैरह बहुत वगैरह जो ज़्यादा। भी तो चीज़ों मतलब में वही चीज़ है कि नज़र पड़े, लोग वहाँ ज़्यादा आए, इसलिए रोड पे लगे रहते हैं। रोड पे लगे रहते हाँ हैं। जी। और शायद जो हमारी डेली लाइफ है वो इतनी फास्ट हो गई है कि हमारे पास शायद एक घर में भोजन, बना हुआ भोजन वहाँ तक जो है पहुँचने में या उसको यूज़ करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से शायद हम एक, भले ही उसको एक नाश्ते के रूप में यूज़ करते हो, लेकिन ऐसा होता है। तो बहुत अच्छी बात समृद्धि ने कही है। ये प्रॉब्लम भी देखिए, समृद्धि देहरादून में रहती है, समृद्धि हॉस्टल में रहती है, लेकिन ये स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्वर जब कहीं पर भी बाहर समाज में निकलते हैं तो ये प्रॉब्लम को देखते हैं, उसका कारण पे जाते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम लोगों के सामने रखते हैं। सॉल्यूशन तो अभी आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अभिषेक की तरफ। अभिषेक, क्या आपके दिमाग में भी कभी कोई ऐसी बात स्ट्राइक की है जो कि एक समस्या रही हो और उसका कारण क्या रही हो? अभिषेक जी सर, बिल्कुल रही है। जी। सर, कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल तो होते हैं हमारे पास। हॉस्पिटल होते हैं, बहुत सुंदर। हॉस्पिटल की सर सबसे बड़ी दिक्कत है सर, हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बिल्कुल। और हॉस्पिटल की कमी है। हाँ, सर, कई बार किसी की जान चली जाती है हॉस्पिटल्स में सर। या लाते लाते। ये सर लाते लाते भी, और हॉस्पिटल्स में कभी आईसीयू अवेलेबल नहीं होते, हाँ, कभी बिल्कुल। डॉक्टर टाइम पे नहीं होते, हम्म। और कभी बेड बेड नहीं डॉक्टर होते। तो रहते हैं टाइम पे, लेकिन उन्हें आने में टाइम लग जाता है यस शायद। सर। बिल्कुल, आप यही कहना चाहते हैं जी। तो ऐसा हो जाता तो किसी की जान चली जाती है। बिल्कुल। तो सर, किसी की जान से ना खेलते हुए हम्म। कि हमारे हॉस्पिटल और बने। और बने, यस उनमें सर। सुविधाएं पूरी यस हों, बिल्कुल जो सर। भी एक लाइफ सेविंग जो प्रोसेस होता है उनके यस पास, सर। वो वहाँ और पर। सर, हाँ, रिमोट एरियाज में हमारे हॉस्पिटल तो हैं, बिल्कुल। मगर वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि मैं अपने गांव का एग्जांपल लेना चाहूँगा सर। आपका गांव कहाँ पड़ता है? सर, मेरा गांव सर पॉजिटिव लानी जौनसर बावर जौन से साहब में पड़ता है जी। 11 किलोमीटर आगे। पैदल। तो सर, रोड तो है, बिल्कुल। मगर वहाँ कोई डॉक्टर आने के लिए राजी नहीं है सर। बिल्कुल। तो ये आपकी एक पूरे गांव की और क्षेत्र की प्रॉब्लम है यस सर, जी। हॉस्पिटल बना दिया है, मगर सर सुविधाएं शायद यस सर। न ह्यूमन रिसोर्सेज की, न इंफ्रास्ट्रक्चरल जी। सही इंफ्रास्ट्रक्चर भी है सर। 6-7 साल हो गए सर उसको बन के, मगर उसमें अभी तक कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। तो देखिए कि यहाँ पर हम उनकी पीड़ा समझ सकते हैं कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और कारण जो उन्होंने बताया। देखिए, हॉस्पिटल तो सब जगह है, लेकिन कारण क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की शायद अच्छी सुविधाएं नहीं है। इन सारी प्रॉब्लम्स को हमको इंटरलिंक करके देखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, रहने की शायद बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हो जैसा कि हम लोग मार्केट में चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है, यहाँ पर जो हमारी दूसरी एक्टिविटी थी उसमें हम लोगों ने कार्ड सॉर्ट के माध्यम से, जो मुझे लगा, मैंने अपनी प्रॉब्लम को देखा है, उसका कारण देखा है, गरिमा को जो गरिमा ने सोसाइटी में या कहीं पर भी विजुलाइज किया है, उसकी विजुअल फॉर्म देखी है, उस चीज़ को देखा है, वो उन्होंने समझा है। ये जो प्रॉब्लम
गरिमा ने जिसको विजुलाइज किया है वो उन्होंने अपने बड़े लोगों के साथ साझा की है, उसकी कारणों को साझा किया है। समृद्धि ने जो कारण देखे उनको साझा किया है। अभिषेक ने जो कारण देखे हैं किसी भी प्रॉब्लम के पीछे उनको साझा किया है। तो ये आता है हमारा कार्ड सॉल्ट एक्टिविटी में। तो आइए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी पर जाने से पहले हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट में टॉप साइड में कुछ चित्र बने हुए हैं। मुझे ये सर्किल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मेरे परसेप्शन से मुझे सर्किल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम गरिमा से जानना चाहते हैं कि आपको ये जो लेफ्ट में और टॉप में जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं इनमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आप क्या क्या समझ दिखाई दे रही है, वो जरा आप साझा करेंगे। सर मुझे जो लेफ्ट टॉप पे दिखाई दे रही है, मुझे ये शेप एक बिंदी की तरह दिखाई दे रही है सर मुझे इनकी। तो गरिमा को ये बिंदी, बहुत सारी बिंदियां दिखाई दे रही हैं, ये इनका विजुलाइज था, इन्होंने किस ढंग से उस चीज को देखा है। नेक्स्ट हम जाते हैं समृद्धि पर। समृद्धि, आप बताएं कि आपको ये जो लेफ्ट टॉप में चित्र दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये मुझे किसी वॉच के डायल की तरह लग रहा है। वेरी गुड, इनको वॉच का डायल लग रहा है। नेक्स्ट अभिषेक, आप अपनी राय दीजिए। सर मुझे गाड़ी की व्हील की तरह लग रहा है सर। अरे वाह, अगर आप देख सकते हैं तो क्योंकि अभिषेक ने इससे पहले भी गाड़ी का जिक्र किया है तो अभिषेक को ये गाड़ी ही दिखाई दे रही है। समृद्धि, आपको क्या दिखाई दे रहा था? वॉच का था, तो ये शायद समय की बड़ी पाबंद है इसलिए इनको यहाँ पर टाइम का इश्यू दिखाई दे रहा था। गरिमा, आपको क्या दिखाई दे रहा था? बिंदी। बिंदी, इनको अपनी मम्मी की बिंदी वहां पर नजर आ रही है। तो इन सारी चीजों को हम जैसा भी देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने स्क्रीन पर देखा था कि लेफ्ट में और टॉप में जो भी फिगर हम लोगों को दिखाई दे रहा था उस फिगर के बारे में मेरी अपनी अलग राय थी, गरिमा की अलग थी, समृद्धि की राय अलग थी और अभिषेक की राय अलग थी। अब हम आगे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक बीच में हम इसको जब हम देखते हैं जहां पर कि एक ब्राउन सा कलर का एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र को हम किसी भी कॉन्सेप्ट का सेंटर पॉइंट लेते हैं, अर्थात वो हमारा मेन पॉइंट है। अगर मैं बीइंग ए टीचर उसको देखता हूं तो जो हमारा सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट को मैं एक क्लासरूम के रूप में देख सकता हूं। तो क्लासरूम को मैनेज करने के लिए हमको कितनी डिफरेंट चीजें चाहिए, कितनी ब्रांचेस चाहिए, कितने एस्पेक्ट्स को हमें देखना होगा। मैं सबसे पहले टॉप में और राइट साइड में देखता हूं तो पेपर, क्लासरूम को अच्छे ढंग से चलाने के लिए शायद हमारे पास एक पेपर की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे वो चार्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो नोटबुक की फॉर्म में हो, चाहे वो रजिस्टर की फॉर्म में हो। और उसके अंदर, उस चार्ट के अंदर भी फिर 50 एस्पेक्ट आते हैं जिनको कि हमको ज़रूरत है क्लासरूम को चलाने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग जो है फिर से पीले वाले ब्रांच में देखते हैं तो क्लासरूम को चलाने के लिए उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर के ठीक ऊपर देखें तो वहां पर लिखा हुआ है यू, अर्थात क्या मेरा भी वहां पर एक रोल है, बीइंग ए टीचर क्या मेरा भी वहां पर रोल है, नेचर का भी क्या वहां पर रोल है, ब्रेन का भी क्या रोल है। अर्थात एक क्लासरूम को सिस्टमैटिक ढंग से चलाने के लिए उसका स्ट्रक्चर हम अपनी जरूरतों के अनुसार कहीं तक भी ले जा सकते हैं। अगर हम आगे देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आगे हम वहां पर देख सकते हैं एसोसिएशन लिखा है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में है शायद। तो क्लासरूम में सही ढंग से चलाने के लिए हमें स्ट्रक्चर भी चाहिए। अब कलर, यदि हम क्लास की बात करते हैं तो क्लासरूम में वाइब्रेंट कलर एक हमको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो कलर्स भी बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट करते हैं। इमेजेस, क्लासरूम में देखिए, हमारे क्लासरूम में जैसा कि आप बता सकते हैं समृद्धि कि आपकी क्लास में किन किन बड़े लोगों की इमेजेस लगी हुई हैं। सर हमारी क्लास में चार्ट पेपर्स लगे होते चार्ट हैं, पेपर लगे तो होते हैं, उनको भी कलरफुल करते हैं बिल्कुल। ताकि वो दूर से उनसे भी अलग। आपको एक एनर्जी हाँ जी, मिलती है, चाहे हाँ वो जी। एजुकेशनल हो सकता है कि वहां पर आपकी क्लास में जो है महात्मा गांधी का एक चित्र हो तो वहां से भी आपको इंस्पिरेशन मिलती है। तो इमेजेस भी बड़ा रोल प्ले करती हैं एक क्लासरूम को चलाने के लिए। वर्ड्स, जब हम वर्ड्स पर आते हैं तो वर्ड्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, वर्ड्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्लासरूम में बीइंग ए टीचर मैं जिन शब्दों का यूज करता हूं वो शब्द सबसे पहले बच्चे की समझ के अनुसार होने ही चाहिए। मैं बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का यूज करूंगा तो शायद वो बच्चे के लिए कहीं पर भी बेकार हो जाएंगे। तो वर्ड्स भी रोल प्ले करते हैं, बहुत लंबे लंबे वर्ड्स भी नहीं हमको यूज करने चाहिए। तो मेरी दृष्टि में ये बात सामने आती है कि एक
क्लासरूम को चलाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्लासरूम का जो डेकोरेशन है वो कलरफुल होनी चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, लाइंस भी, अब चाहे लाइंस वो चाहे दीवारों की लाइंस हो, चाहे एजुकेशन के मैटर में आते हुए साइंस की लाइंस हो या कहीं पर भी लाइंस हो, तो इस सारी चीज को जब हम एक सेंटर टॉपिक को लेते हुए उसकी जितनी भी ब्रांचेस उसको आगे डिलीवर करने के लिए आवश्यक होती हैं, इस चीज को हम लोग माइंड मैपिंग के नाम से जानते हैं। तो आगे चलते हैं। जिस तरीका के कि मैंने इस चित्र को विजुलाइज किया है कि एक सेंटर पॉइंट के चारों ओर उसकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, तो गरिमा, सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी लाइफ में भी ऐसा कुछ सोचा है, समझा है, अनुभव किया है कि आपके सेंटर पॉइंट में तो एक चीज रही हो और उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए 50 एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। यदि आपको कुछ ऐसा अनुभव हो तो वो अपना अनुभव सभी लोगों के साथ साझा कीजिए। गरिमा। यस सर, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। हाँ। जब हम अपना घर बना रहे थे तो हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। मतलब हमें रिलेटिव्स चाहिए होते हैं, हमें कारपेंटर्स चाहिए होते हैं और साथ ही साथ पेंटर्स, मतलब जो हमारे मकान को बनाने में मदद करते हैं। अगर ये सब नहीं होंगे तो हमारा एक मकान नहीं बन पाएगा पूरी तरीके से। बिजली वाले की भी जरूरत Yes, होती है, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रीशियन की होती है, प्लम्बर की होती है, फिटर की होती है, Yes, बहुत sir. सारी चीजें जरूरत होती हैं। पेंट वाले की जरूरत होती है, लकड़ी वाले की भी आपको जरूरत होती है। तो गरिमा का कहना यह है कि सेंटर पॉइंट है इनका मकान। मकान बनाने के लिए इनको गाड़ी वाला भी चाहिए, दुकानदार भी चाहिए, फाइनेंस वाला भी चाहिए, रिलेटिव भी चाहिए, क्योंकि जब हमारे रिलेटिव आते हैं तो वो कुछ उसमें अपनी राय देते हैं कि नहीं, किचन का साइज बड़ा होना चाहिए, किचन का साइज छोटा होना चाहिए, यहाँ पर आपकी बैठक होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी रेलिंग होनी चाहिए। समृद्धि, अब आप बताइए कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव रहा है जहां पर कि एक सेंटर पॉइंट को पूरा करने के लिए, उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती हो? समृद्धि। जैसे मैंने पहले भी बताया, कल्चरल प्रोग्राम का मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए हमको ड्रेसेस चाहिए होती है, कल्चरल ड्रेसेस हो गई, हमको सॉन्ग चाहिए होता है जिसके ऊपर हम डांस करेंगे, बिल्कुल। और उसके साथ ज्वेलरीज चाहिए होती है, उसके साथ हमको स्पीकर हो गया, बहुत सुंदर, स्पीकर मैं चाहिए यही हो कहना चाह गया, रहा था कि आपको और स्पीकर की भी और जरूरत, हमको एक प्रॉपर स्टेज चाहिए होता है स्टेज वहाँ चाहिए। पर। तो ये सब मिलाकर ही हम कुछ कर पाएंगे। तो इसका सेंटर पॉइंट हमारा कल्चरल प्रोग्राम हो और गया। उसके जो रिक्वायरमेंट है आपने बाहर से बताया, ड्रेस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए आपको, फिर डांस वाली टीचर भी चाहिए जो आपको गाइड कर सकें, प्रिंसिपल मैडम की परमिशन चाहिए, स्टेज चाहिए, टाइम चाहिए, स्पीकर चाहिए। बहुत सुंदर। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये बच्चे किस तरीके से अपनी बात को आपके साथ साझा कर रहे हैं, और हमको भी ये समझना पड़ेगा कि एक सेंटर पॉइंट के चारों ओर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनको फुलफिल करना बड़ा आवश्यक होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अभिषेक की तरफ। अभिषेक, क्या आपका भी कोई जीवन में ऐसा अनुभव रहा है तो उसको साझा करें। अभिषेक। जी सर, जैसे मैंने पहले भी गाड़ी का जिक्र किया था कि हमने गाड़ी खरीदी थी, और इससे पहले वाले में मैंने व्हील का जिक्र किया था। तो वो हमने केवल गाड़ी नहीं खरीदी है, उसके साथ हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई हैं सर, बहुत सुंदर। ट्रैफिक रूल्स हो गए सर, बहुत सुंदर। सेफ्टी रूल्स हुए सर, बहुत सुंदर। और हमारी गाड़ी की रिपेयरमेंट, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, अब कई बार सर हमारी फीलिंग्स भी जुड़ जाती है गाड़ी के साथ, बहुत कि सुंदर। किसी ने पहली गाड़ी ली है सर, तो वो अगर वो इन फ्यूचर कभी दूसरी गाड़ी खरीदना भी चाहे तो उसका मन वो बेचने का नहीं होता बेचने सर, का नहीं होता। फीलिंग्स जुड़ जाती है। और एक मूवी में है सर, आपने भी देखी होगी सर, टार्जन मूवी सर, उसमें वो उसकी पापा की गाड़ी होती है सर, तो वो अपने पापा की गाड़ी खंडर से उठा के लाता है सर, कबाड़ से उठा के लाता है, उसकी फीलिंग्स जुड़ी होती है उसके साथ, वो उसके बेचने नहीं देता सर। सो मतलब हमने गाड़ी नहीं खरीदी, हमारी फीलिंग्स भी उसके साथ जुड़ चुकी है सर। तो देखिए कि कितना शानदार उदाहरण अभिषेक ने हमारे साथ साझा किया है। वो एक नॉन लिविंग चीज उन्होंने खरीदी है, उस नॉन लिविंग चीज के साथ शायद गाड़ी की कंपनी भी जुड़ी हुई है, टायर वाला भी जुड़ा है, हमारे जो हमारे ट्रैफिक के पुलिस के लोग होते हैं वो लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अभिषेक आपने हमारे साथ साझा की है, इमोशनल। हमारे घर में जब पहला मकान बनता है, पहली गाड़ी आती है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको जी जान से बचा करके, अर्थात उसमें इमोशंस भी हमारे जुड़े हुए रहते हैं। तो इन सारी घटना को जब हम एक सेंटर पॉइंट को लेकर के उसके चारों ओर बहुत सारे डोमेन को, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ते हैं, तो इसको हम माइंड मैपिंग कहते हैं। और चलते अब अगले क्रम में। तो अभी तक जैसा हमने देखा है कि डिजाइन थिंकिंग के अंतर्गत जो दूसरा डोमेन था डिफाइन का, उसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 एक्टिविटीज अभी तक कर ली हैं।
पहली एक्टिविटी थी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, दूसरी एक्टिविटी थी कार्ड सॉल्टिंग की, और तीसरी एक्टिविटी थी माइंड मैपिंग की। नेक्स्ट अब हम लोग डिफाइन डोमेन के अंतर्गत चौथी एक्टिविटी पर चलते हैं, और ये होती है रोल प्ले की। रोल प्ले की एक्टिविटी करते समय बहुत सरल शब्दों में अगर मैं अपनी बात रखूं कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे की जगह पर होता तो मैं वहाँ पर कैसा महसूस करता और वहाँ पर कैसा रोल प्ले करता, इसको बड़े सरल शब्दों में हम लोग जो हैं रोल प्ले के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डिजाइन थिंकिंग के अंतर्गत जो दूसरा डोमेन डिफाइन का था, उसकी 3 एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली हैं या समझ ली हैं। पहली एक्टिविटी थी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, दूसरी एक्टिविटी थी कार्ड सॉल्टिंग की, और तीसरी एक्टिविटी थी माइंड मैपिंग की। नेक्स्ट एक्टिविटी इसमें आती है रोल प्ले की। जीवन में कई बार हम लोग अपना रोल बदलकर दूसरा रोल करना पड़ता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको डिफाइन के अंतर्गत हम लोग समझ सकते हैं। हम सामने वाले व्यक्ति की समस्या को तब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब हम उसकी जगह पर जाएं और उनका रोल प्ले करें। इसी क्रम में सबसे पहले मैं गरिमा को बुलाना चाहूँगा और गरिमा की बात आपसे सुनते हैं, गरिमा के अनुभव आपसे सुनते हैं कि गरिमा, क्या आपने कभी अपने जीवन में कुछ ऐसा रोल प्ले किया है या आपकी समझ में कुछ ऐसी घटना हुई हो जहाँ पर कि आप दूसरे की जगह पर या दूसरा आपकी जगह पर जो है उस बात को या उस प्रॉब्लम को समझ रहा हो? गरिमा। यस सर, ऐसा हो चुका है। एक बार मैं खेल के आ रही थी शाम को, तो मेरे पापा ने कहा कि करीबन 7 या 7:30 बजे आ गई थी मैं, थोड़ा लेट हो गया था। तो पापा ने मुझसे कहा कि मत आया कर, मतलब पहले आया कर थोड़ा, ऐसी 6 मतलब जब अंधेरा होने को होता क्योंकि है पापा परेशान हो जाता है। यस आपके हों, किसी के भी पापा यस हों, सर। परेशान हो जाते हैं बच्चे जब टाइमली नहीं आता। घर नहीं पहुंचते। जी। फिर पापा ने कहा कि जल्दी आ जाकर। मैंने कहा आज ही तो लेट हुआ है तो क्या हो गया? पापा ने कहा नहीं। तो फिर पापा ने एक बार ऐसे ही मुझसे, मतलब मैं आ तो गई थी, तो एक बार खुद ही गए, मतलब 7 साढ़े 7 बजे रात को, मतलब फिर देखा कि कैसे वहाँ का माहौल है, जिस सब जहाँ मैं खेलती हूँ। तो फिर उन्हें पता लगा कि वहाँ का माहौल अच्छा है, मतलब मेरी बेटी ठीक है उस सेफ साइड। जगह पर यस है। सर। तो फिर तब पापा को मुझ पे लगा कि हाँ ठीक है। तो ठीक लगा। यहाँ पर जो गरिमा कहना चाहती है, जो उसके भाव हम लोग समझ सकते हैं कि इनके पापा ने स्वयं को गरिमा की जगह पर रख करके देखा कि हाँ वहाँ का माहौल सेफ है, तो शायद मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक जो आपने सुना और समझा गरिमा से, गरिमा के विचार ये थे कि जब गरिमा के पापा ने स्वयं को गरिमा की जगह रखा और उन्होंने पूरा इन्वायरमेंट देखा, खेल का मैदान देखा, तो उनको विश्वास हो गया कि मेरी बेटी सेफ है। गरिमा, आप कुछ और बात साझा करना चाह रही थी? यस सर, जैसे मैंने बताया कि पापा ने अपनी जगह रखा, हाँ मतलब पापा ने मुझे रखा अपनी जगह। हाँ। तो अब एक दिन मेरे साथ भी ऐसे हुआ, पापा ऑफिस से लेट आए, तो मुझे भी थोड़ी फिक्र होने लगी, मुझे कि क्या पापा पूरे परिवार को बिल्कुल कि आज कैसे होगी, इतना लेट कैसे आ लेट गए। कैसे हो गए? तो फिर इस पे मैंने भी एक तरीके से रोल प्ले किया उनका, जो उनका अच्छा, पहले जब करते आपके थे। पापा ऑफिस से आने में लेट हो गए थे यस तब सर। आपने स्वयं को पापा की पापा जगह। की जगह पर रखा। जी। यस सर। तो सर फिर पूरे परिवार को ये फिक्र होने लगी, तब मैंने देखा हाँ कि कैसे पापा पहले हमारी फिक्र करते थे जब हम लेट आते थे खेल के। देखिए, इससे शानदार उदाहरण शायद कुछ भी नहीं हो सकता है, और ये दैनिक जीवन में हमारे आपके हमारे घरों में सबके घरों में होता है कि जब कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा देर करता है तो कभी बच्ची पापा की जगह पर खुद को रखती है, उसकी चिंता करती है, और दूसरे दिन पापा अपनी जगह बच्चों की जगह पर रखते हैं तो उनकी चिंता करते हैं। इसी को रोल प्ले कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं समृद्धि की ओर। समृद्धि, अगर आपका भी कुछ ऐसा अनुभव रहा हो तो सबके साथ साझा करें। समृद्धि। जैसे हम अपनी क्लासरूम्स में देखते हैं, हाँ। जो बच्चे होते हैं तो बहुत शरारती होते हैं। वो उनकी नेचर होती है। वही वो अपना खेल रहे हैं, कूदते हैं हम्म। क्लास में, तो टीचर्स टोकते हैं बच्चों को बिल्कुल। कि आप ऐसा ना करो, आप अच्छे से बैठो। हाँ। तो अब हम यही सोचते हैं, बच्चे हमारे दिमाग में यही आता है कि टीचर्स हमको इतना टोकते क्यों टोकते है, क्यों? क्यों टोकते हैं। पर एक बार क्या हुआ कि हमको बोला गया कि आप टीचर्स का, जैसे टीचर्स डे होता है तो हम टीचर्स का रोल प्ले करते हैं, तो हमको टीचर्स का रोल प्ले करने को मिला। तो जब हम जूनियर्स क्लास में गए और हमने जब देखा कि बच्चे कैसे शरारत करते हैं, वहाँ पे बच्चे वही एक्टिविटी कर रहे थे जो जब हम- वो बच्चों के अपने रियल टीचर के साथ करते थे, और जिस दिन आप टीचर बन के गई वही बच्चे वही एक्टिविटीज आपके साथ
तो क्या फील हुआ? चला कि सारे बच्चे तो एक जैसे होते हैं हम्म। और मतलब उनका हमको टोकना भी सही है। टीचर्स को आपको हाँ जी। टोकना जायज है जी। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब कोई शरारत करेगा तो टोकना भी ज़रूरी होता तो उस है। दिन से आपके बिहेव में क्या परिवर्तन हुआ? ज़्यादातर शांत ही बैठने लग गए और ज़्यादा हमने परेशान, मतलब बिल्कुल शांति से क्लास में बैठे, ना कुछ देखिए, करना। गरिमा समृद्धि का कहना यह है कि शांत नहीं, जो रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन है वो तो टीचर आपके बीच में होता ही होता है, लेकिन जो चीज़ें थोड़ा सा किसी को हल्का सा परेशान कर सकती हैं, कंटेंट से हटने में थोड़ा दिमाग को इधर से उधर चला जाता है, उस चीज़ पर आपने स्वयं का प्रतिरोध कर दिया। आपने ही किया या आपके पूरी क्लासेस ने कुछ ऐसा किया होगा? पूरी क्लास ने किया है। बड़ी अच्छी बात है। देखिए कि टीचर्स डे के दिन जो है हम लोग बच्चों से जब रोल प्ले करवाते हैं टीचर का, तब उनकी समझ में आता है कि वास्तव में टीचर हम लोगों को बार बार इस चीज़ को ऐसा करने के लिए क्यों कहते होंगे या न करने के लिए क्यों कहते होंगे। आगे चलते हैं हम लोग अभिषेक, और अभिषेक का कोई ऐसा अनुभव सुनते हैं। अभिषेक, आप भी अपना अनुभव साझा करें। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, ये सबके साथ होता है अच्छा, सर। दूसरे का काम सबको आसान लगता है कि क्या ही कर रहा होगा बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छी बात कह दी है देखिए अभिषेक ने कि दूसरा जो काम कर रहा है वो सबको लगे ये तो बड़ा आसान है। यस। अक्सर आसान लगता है मगर ऐसा होता नहीं है। हम्म। तो ऐसे ही एक बार मैंने अपने वॉचमैन अंकल को कहा, हाँ, वो बार बार गाड़ी, मतलब वो क्या ही काम करते होंगे, मुझे ऐसा लगता था। आपको ये लगा कि गेट ही तो खोलते हैं। गेट ही तो खोलते हैं, हम्म। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक दिन इनको आराम दे दूं। अच्छा, मैं गेट खोल रही थी। आप गेट खोला आपने? हाँ हाँ। सुबह पूरा दिन के या एक दो बार? पूरे दिन का सर। पूरे दिन का। तो मैंने पाया कि वो बार बार खड़ा उठना वो परेशानी करता है सर। परेशानी करता है, एंट्री करना, Yes, ये sir. करना, उनका कारण पूछना। जी सर। हाँ, वो कारण पूछना और फिर इधर से उधर जाना, इधर से और बाकी फिर 8-9 घंटे खड़ा भी रहना सर, वो बड़ा दुखदायक होता है सर। तो उससे मुझे लगा कि सबका काम अपनी जगह अच्छा होता है सर। अपनी और जगह किसी- अच्छा होता है और वो चैलेंजिंग भी होता है, दूसरा उसको बड़ी हल्के में ले लेता है या आसान से ले लेता है। जी सर। तो देखिए, आप सब लोगों ने इस समय जो चौथा डोमेन था डिफाइन का, उसमें सबसे पहले आपने गरिमा के अनुभव सुने, समृद्धि के अनुभव सुने और अभिषेक का अनुभव सुना। अभिषेक और इन सारे बच्चों ने इन सारे विद्यार्थियों ने जो भी अपने अनुभव साझा किए हैं वो एक रोल प्ले वाले माध्यम से आगे आ रहे थे। जब गरिमा ने अपने आप को पापा की जगह पर रखा, इसी तरीके से समृद्धि ने भी किया, इसी तरीके अभिषेक ने जब स्वयं को वॉचमैन की जगह पर रखा, तब उनको महसूस हुआ कि वो आदमी या वहाँ पर जब हम रोल प्ले करते हैं तो वो कितना कठिन होता है। अपनी इस बात के साथ कि आज हमने डिफाइन के अंतर्गत जो हमने 4 स्ट्रेटजीज पर बात की है, उनमें पहले थी ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरा था कार्ड सॉर्टिंग, तीसरा था माइंड मैपिंग और चौथा था हमारे पास रोल प्ले। मैं यहाँ पर आप सबसे यह उम्मीद करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अपने दैनिक जीवन में अगर डिफाइन के अंतर्गत इन 4 स्ट्रेटजीज को अपनाएं, चाहे वो हमारे पास रोल प्ले की हो, चाहे वो हमारे पास माइंड मैपिंग की हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग की हो, कार्ड सॉर्टिंग की हो, और हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को करते ही करते हैं। आज हम लोगों ने डिज़ाइन थिंकिंग के दूसरे डोमेन डिफाइन पर बात की है और उस डोमेन की चारों एक्टिविटीज़ पर बात की है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।